हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। आई होप आप सारे जो है अच्छे से होंगे। बच्चे आपके जो है दो चैप्टर रहते हैं और दो चैप्टर हमने कर लिए हैं थीम थर्ड के। तो आज अभी जो है हम आपका चैप्टर नंबर थर्ड थीम थर्ड का जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर जो है आपने क्लास 10th में भी जो है वो पढ़ा है, इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि 10th क्लास में जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसके अंदर जो चीजें आपने पढ़ी हैं और सेम एज इट इज वही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और आपको मैं ये बता दूं बच्चे कि ये चैप्टर जो है गांधी जी के ऊपर है, यानी कि जो गांधी जी ने इंडिया की जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या रोल प्ले किया है वही चीजें हमने डिस्कस करनी है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी और जो नेशनलिस्ट की मूवमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। बच्चे ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है वो एक चीज बताता हूं, दैट इज कि अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना चाहते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी कि स्पेशली अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की इससे देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आईएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक आता है बच्चे 1885 से लेकर तो 1905 तक, फिर आता है बच्चे 1905 से लेकर 1915 तक, फिर आता है दूसरा 1915 से लेकर 1947 तक। कहीं पे आपको 1942 भी देखने को मिल सकता है। 1905 तक जो है 1885 से लेकर 1905 तक, ये इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ मॉडरेट, पीरियड ऑफ मॉडरेट्स। फिर 1905 से लेकर 1915 तक इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। और थर्ड जो है दैट इज 1915 से लेकर 1947 तक, इसको कहा जाता है गांधीयन इरा। क्या बोला जाता है बच्चे? गांधीयन इरा। यानी कि तीन भागों के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्कस करते हैं तो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स का ये फेज रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसी टाइम जो है वो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के अंदर जो काफी पीक पे होता है। फिर 1905 से लेकर 1950 तक जिसके अंदर जो है हम पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखते हैं, स्पेशली बाल पाल इन लाल का रोल देखते हैं। देन 1915 से लेकर 1947 तक गांधीयन इरा है, और ये जो है काफी एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और हमने यही टाइम पीरियड जो है पढ़ना है। और इस टाइम पीरियड के अलावा हमने कुछ जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक जो कुछ इवेंट्स हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन ज्यादा डीप वे से हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन हमारा कंसर्न जो रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो हमने पढ़ना है बच्चे गांधी जी के बारे में, यानी कि गांधी जी ने कौन सा रोल जो है वो प्ले किया, किस तरह से गांधी जी जो है वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन रखते हैं, कौन सा बेनिफिट जो है वो क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी की वजह से होता है, इंडिया के लोग किस तरह से जो है यूनाइट होते हैं, गांधी जी का मेथड क्या रहता है, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। महात्मा गांधी ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ये तो आपको पता है कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। रीशेप द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट by making the political struggle mass based and developing method of the non-violent protest। अब गांधी जी जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आते हैं, तो ये जो है जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, गांधी जी जो है इसको एक मास बेस्ड और डेवलपिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और किसके बेस पे? नॉन वायलेंट बेस है। यानी कि गांधी जी जो है जब इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो है आते हैं तो ये जो है अपना ही एक मेथड लेके आते हैं, और स्पेशली दैट वाज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि किसी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। दिस चैप्टर फॉलो गांधीज पब्लिक लाइफ इन इंडिया फ्रॉम हिज रिटर्न इन 1915 टू हिज assassination 1948, describe the major campaigns he led, explain the ideas that guided him, and examine how different section of the Indian society respond to his leadership। अब मेरे बच्चे गांधी जी जब इंडिया के अंदर आते हैं 1915 के अंदर, और तब से लेकर 1948 तक, जब तक गांधी जी जो है, अब इंडिया 1947 में जो है इंडिपेंडेंट होता है, और गांधी जी को जो है असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है 1948 तक। और इसके अलावा जो गांधी जी ने मेजर कैंपेन्स जो है वो इंडिया के अंदर की, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। गांधी जी के आइडियाज जो है और गांधी जी ने लोगों को जो गाइड किया,
कि कैसे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को जो है वो बिल्कुल जो है वो इक्वली लेके चलना है, और गांधी जी की जो लीडरशिप है इसके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे रही है। गांधी रोल इन नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले गांधी जी जो है वो अफ्रीका से रिटर्न होते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। फिर गांधी जी जब इंडिया के अंदर आते हैं तो बच्चे वो उनका एक मेथड होता है, उनका एक तरीका होता है, एंड दैट मेथड इज नोन एज द सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सिंपल में अगर आप याद रखोगे, सत्याग्रह इज अ मेथड व्हिच वाज यूज्ड बाय गांधी जी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द सत्याग्रह? सत्याग्रह का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से नॉन वायलेंस जो है वो प्रमोट होनी चाहिए। नॉन वायलेंस का मतलब ये है कि अहिंसा इन नॉन वायलेंस। अहिंसा इन नॉन वायलेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? यानी कि हर एक जो इंसान है या कोई भी क्रिएचर है उसको हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई हमें गाली देता है तो हमने उसको यहाँ से गाली नहीं देनी है, बल्कि हमने अपनी बात उसके सामने जो है वो इस तरह से रखनी है कि हमने उसका वैसा ही रिएक्ट नहीं करना है, उसको जो एक पोलाइट वे से जो हमने उसके साथ जो है वो पेश आना है। और यही गांधी जी का मेथड रहा है। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, और गांधी जी जो है ये रिलीजियस हार्मोनी को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे, यानी कि हर एक रिलीजन को जो है इक्वलिटी देते थे। इसके अलावा जो है गांधी जी ने जितने भी कास्ट के रिलेटेड जो इश्यूज इंडिया के अंदर थे उनको जो है वो काफी डिटेल्ड वे से मतलब देखा। और इसके अलावा पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है अलग अलग सिस्टम, हम अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम था। पहले मॉडरेट्स का रूल रहता है, वो जो बिल्कुल नरम दिल थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं जो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरे लोग आते हैं, यानी कि जो गांधी जी और इसके साथ बाकी वाले लोग, जो मैंने आपको बोला लास्ट वाला जो फेज रहता है। देन एमरजेंस ऑफ ए लीडर, फिर अलग अलग लीडर्स का एमरजेंस होता है, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। ये सारे के सारे जो मेन पिलर्स कहिए आप या मेन थीम्स कहिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गांधी जी अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। अब गांधी जी जो है वो खुद को अपने आप को जो है वो घोषित यानी कि वो लीडर कह देते। रिटर्न्स टू इंडिया 1915, गांधी रिटर्न टू इंडिया इन अ जनवरी 1915 आफ्टर नियरली 20 years in South Africa where he worked as a lawyer and emerged as a leader of Indian national community। कहा जाता है 1915 के अंदर, जनवरी 1950 के अंदर जो है गांधी जी हमारे इंडिया में आते हैं। गांधी जी ने जो है वो 20 साल जो है वो साउथ अफ्रीका में जो है गुजारे थे, और वहां पे गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने एज ए वर्क वहां पे लॉयर के तौर पे काम किया था, और उसके बाद इंडिया में आते हैं और एक लीडर बन के आते हैं, और इंडिया की जितनी भी कम्युनिटीज थी उनको जो है वो लीड करते हैं। In South Africa, he developed and refined the techniques of the Satyagrah, a method of the non-violent resistance based on the truth, moral courage and civil disobedience। कहा जाता है गांधी जी का जो मेथड था बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह था। अब सत्याग्रह में क्या था? यानी कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर नॉन वायलेंस था, यानी किसी भी जीवत को, किसी भी क्रिएचर को, किसी भी मतलब लिविंग बीइंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रुथ, और लोगों को अगर हमने रेजिस्ट करना है तो वो किस बेस पे करना है? दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रुथ, सच्चाई के बेस पे, मॉरल कोरेज के बेस पे, यानी कि उनको जो है इखलाकियात से जो है मॉरल वैल्यूज से हमने दूसरे बंदों को इंप्रेस करना है। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जहां पे गांधी जी बोलते हैं हमें ब्रिटिशर्स की चीजों को जो है इग्नोर कर देना है, और वहां पे हमने जो है वो क्या करना है? बाइकआउट कर देना है उनकी चीजों को, अपने स्वदेशी चीजों को यूज करना है। और यही जो है मेथड रहा है गांधी जी का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। ही आल्सो कैंपेन्ड फॉर कम्युनल हार्मनी एंड ड्रू अटेंशन टू द सोशल प्रैक्टिस दैट हार्म्ड वुमेन एंड लोअर कास्ट। अब कहा जाता है इंडिया के अंदर कुछ ऐसे मतलब रीत रस्म रवाज थे जो काफी ज्यादा जो है कुछ लोगों को, कुछ हमारे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को जो है वो ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। और इसके अलावा जो है लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अलावा जो है यहाँ पे वुमेन्स के साथ काफी ज्यादा जो है वो जुल्म होता था। इन चीजों को लेकर जो है वो गांधी जी जो है वो काफी ज्यादा होशियार थे। ठीक, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो है बच्चे उस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स कैसी थी, कौन कौन लीडर था, क्या मतलब वो लीडर्स क्या बोलते थे, यही हम डिस्कस करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्टिव अक्रॉस मेनी टाउन्स एंड सिटीज। कहा जाता है कि आईएनसी की बात अगर हम करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, ये इंडिया के अंदर जो है वो अलग अलग जगहों पे जो है वो क्या बोलते हैं कि मतलब अलग अलग टाउन्स और अलग अलग सिटी में इसका इन्फ्लुएंस था। कल मैंने आपको बोला था मेरे बच्चे कि हमने कल पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस किस तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इंडियंस के साथ जुल्म किया,
और इंडियंस ने क्या क्या किया उनके साथ और फाइनली ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या किया वो हमने सारा कल डिस्कस किया था। हमने देखा था कि नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर एमर्ज हो रहा था ड्यू टू द रीजन ऑफ द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक काज, और उसकी वजह से जो है लोग काफी ज्यादा जो है अपने नेशन के साथ डिवोट हो जाते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं। और फाइनली मैंने आपको बोला ब्रिटिशर्स, कल मैंने बोला था कि ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा डर गए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही जो है वो जीत उनकी ही थी, यानी कि वही जो है वो जीत उन्होंने ले ली, लेकिन जो इंडियंस थे उन्होंने हार खाई। लेकिन इंडियंस ने हार वहां पे खाई, लेकिन इंडियंस ने जो है सांस तब ली जब ये इंडिपेंडेंट हो गए और ब्रिटिशर्स को इंडिया जो है वो छोड़ना पड़ा। और लेकिन साथ में ये भी बोलूं मैं आपको कि मैंने आपको कल ये बोला था कि भाई ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा डर गए थे, उसके पीछे रीजंस क्या है, एक कंसेप्ट निकल के आता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। सेफ्टी वैल्यू थ्योरी सिंपल ये कहती है कि एओ ह्यूम को जो है वो ब्रिटिशर्स ने खुद भेजा था, आप इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और लोगों को जो है उनके माइंड सेटअप को जो है चेंज कीजिए, और उनके माइंड को जब आप डाइवर्ट करोगे वो कहीं ना कहीं जो है उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगे रहेंगे। और हमारा जो मेन मोटिव है कि इंडिया से जो है वेल्थ को एकोमुलेट करना, बाकी चीजों पे कैप्चर अपना कंट्रोल करना, वो हम कर लेंगे। और उसके बाद 1885 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है वो एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और वो यहाँ पे मेरे बच्चे ये अभी बोल रहा है कि भाई जो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है तो उससे बहुत सारे टाउन्स और बहुत सारी सिटीज जो है मतलब इनके अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करती है। नेशनलिज्म एग्जिस्टेड एज बोथ एलीट पॉलिटिक्स एंड ग्रोइंग पॉपुलर मूवमेंट। कहा जाता है जो नेशनलिज्म है, जो हमारे पास एलीट क्लास के लोग थे, यानी कि एलीट पॉलिटिक्स का मतलब है जो काफी ज्यादा उस टाइम के इंटेलेक्चुअल लोग माने जाते हैं, और यहाँ पे जो है एक पॉपुलर मूवमेंट इंडिया के अंदर ग्रो हो रही थी। लीडर्स सच एज द बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, जिसको मेरे बच्चे सिंपल में कहा जाता है लाल बाल पाल। क्या बोला जाता है? लाल बाल एंड पाल, या लाल बाल एंड पाल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये लाल बाल और पाल क्या है बच्चे, आप याद रखोगे, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और थर्ड है लाला लाजपत राय। मैं आपको बच्चे ये बोल दूं, ये एक ऐसे लीडर्स थे जो काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे। अब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है, ये एक ऐसे लीडर थे जो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को हम तब अपनी बात मनवाएंगे जब उनके साथ लड़ाई करेंगे, जब उनके साथ जो है हम फाइट करेंगे। हैड गिवन अ मोर assertive tone to nationalist politics, कहा इन तीनों लोगों ने जो है काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नेशनलिज्म को इमर्ज किया और नेशनल पॉलिटिक्स को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो ये अट्रैक्टिव बना दिया। The moderates in the Congress, including figures like the Gopal Krishna Gokhale, preferred gradual constitutional method. Muhammad Ali Jinnah was then a prominent political figure who at that stage worked within constitutional channel. कहा जाता है मेरे बच्चे कि जो कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे उनमें से जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थे, और इन्होंने क्या कहा, ये बोलते थे कि नहीं ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस जो है वो आ जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, हम आजाद हो जाए, ये इस चीज के ऊपर बिलीव करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है जो उस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल कांग्रेस को काफी ज्यादा जो है सपोर्ट करते थे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते थे, और ये भी जो है चाहते थे कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाए, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ दें। और लेकिन इनका जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा जो है वो स्लो प्रोसेस था, लेकिन बाल पाल और लाल का जो प्रोसेस था ये बोलते थे जो कुछ करना है, जो कल करना है वो अभी करो, और जो परसों करना है वो कल करो, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल जितना हो जाए आपसे, तो इतना ज्यादा जल्दी जो है हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया जो है वो छुड़वा देना है। फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, अब फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस में सिंपल ये लिखा है कि गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाली चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बोल दूं, जब इंडिया के अंदर मेरे बच्चे गांधी जी आते हैं तो गांधी जी जो है 1917 के अंदर आते हैं, नहीं 15 में आते हैं, और 16 के अंदर गांधी जी जो है थ्रू आउट द इंडिया घूमते हैं, चलते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा फिर 1917 के अंदर गांधी जी जो है वो फर्स्ट यहाँ पे जो है फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इंडिया में, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द चंपारण मूवमेंट। और चंपारण कहाँ पे है मेरे बच्चे? चंपारण जो है ये बिहार के अंदर है। कहाँ पे है? बिहार के अंदर है आज के टाइम में अगर हम बात करें। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है गांधी जी ने जो है बहुत सारे जो पीजेंट्स वर्कर्स थे, जो इंडिगो क्रॉप इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ग्रो करवाते थे, और उसका जो टैक्स है वो काफी ज्यादा इनको होता था, और यही क्रॉप इनको जो है जबरदस्ती ग्रो करनी पड़ती थी। और गांधी जी ने जो है यहाँ पे फर्स्ट अपनी हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट की, और यहाँ से जो है गांधी जी ने जो है इंडिया के अंदर डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर,
What was name the first movement that was started by Gandhiji in India? So its name is Champaran movement. And where is Champaran located? It is located in Bihar. And what was the date at that time? The date was 1917. ठीक है. And what was the reason behind this movement? There was a simple reason behind this movement, that the peasants of the Bihar was facing a problem of the indigo cultivation, so they started the protest against the Britishers. Okay. Now next is अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो बच्चे 1918 के अंदर होती है, और यहाँ पे भी जो है डिस्प्यूट होता है लेबरर्स के बीच में, और इसके बीच में जो है इनको काफी कम जो है वेजेस मिलते हैं, और जिसकी वजह से ये गांधी जी के सामने ये फरियाद लेके जाते हैं कि हमें जो है वो हमारे वेजेस मिलने चाहिए. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास 1918 के अंदर खेड़ा. अब ये खेड़ा कहाँ पे है मेरे बच्चे? ये खेड़ा जो है वो गुजरात में है, और खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी जो है स्टार्ट करते हैं, जहां पे जो है स्पोर्टेड पीजेंट टैक्स डिमांड, यानी कि पीजेंट्स जो है वो बोलते हैं कि हमें जो है काफी ज्यादा टैक्स जो है ब्रिटिशर्स मांगते हैं, और ये सोचते हैं कि हमें टैक्स के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए. Gandhi's early public appearance in India drew attention because his reputation rested on the work he had done in the South Africa rather than on previous prominence in Indian politics. कहा जाता है गांधी जी से काफी ज्यादा लोग जो इम्प्रेस थे पहले से ही, बिकॉज गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत काम किया था, और गांधी जी ने इंडिया में पहले कुछ काम नहीं उतना किया था जिससे लोग इससे इम्प्रेस थे, बट गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका के अंदर बीइंग एज अ लॉयर काम किया था वो काफी ज्यादा जो है इंस्पिरेशन इंडियन के लोगों के लिए रहा है. At a public gathering associated with the Banaras Hindu University, Gandhiji argued that Indian nationalism was largely an elite movement composed of the lawyer, doctor and landlords, and that it needed to be widened to include the peasants, worker and artisans. जब गांधी जी की फर्स्ट मीटिंग लोगों के साथ होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पे गांधी जी जो है वो अपने व्यूज रखते हैं कि भाई इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ पे खाली और खाली जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, इलीट क्लास के लोग हैं, इलीट क्लास के लोग मूवमेंट को लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं. गांधी जी ने कहा कि इसके अंदर अगर हम कुछ और चीजें ऐड कर लें, हम पीजेंट्स को भी जोड़ दें, हम वर्कर्स को भी जोड़ दें, हम आर्टिजन्स को भी जोड़ दें, तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो और आगे बढ़ सकती है, और हम जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रिटिशर से फ्री हो सकते हैं. He warned that the political leadership, which remained distinct from the masses, could not secure India's freedoms. There is no salvation for Indian unless you strip yourself of this jewelry and hold it in truth for your countrymen. और कहा जाता है गांधी जी ने तब तक बोला कि तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती है जब तक ना हम तब तक हम सेलिब्रेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं, जब तक ना ये क्या बोलते हैं कि सारे के सारे हमारे दूर दराज के जो एरियाज के जो लोग हैं वो लोग भी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन रखेंगे, तब जाके जो है हम वो सेलिब्रेशन जो है वो अटेंड कर सकेंगे, हम वो मोक्ष वो हम जो है अपने आप को जो है वो प्योर करेंगे, किससे? ब्रिटिशर्स के डर से. ठीक है. Gandhi's speech surprised many because he spoke with moral boldness about poverty and the responsibility of the privilege. कहा जाता है गांधी जी की एक स्पीच जो रही, इसने जो है वो काफी ज्यादा मॉरल बोल्डनेस के बारे में बोला, मीन्स कि इसने इखलाकियात तरीके से अपनी स्पीच दी, और इसने कहा जो लोग गरीब हैं तो गरीबों की जो ये मतलब ये क्या बोलते हैं कि खिदमत करना या हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गरीब लोगों को जो क्या बोलते हैं प्रिविलेज नहीं मिले हैं, गरीब लोगों को भी प्रिविलेज मिलने चाहिए, और जो अमीर लोगों को प्रिविलेज मिले हैं तो वो गरीबों को भी जो है वो मिलने चाहिए. और ये जो है काफी ज्यादा इंप्रेसिंग गांधी जी की जो है ये क्या बोलते हैं ये स्पीच रहती है. द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब मेरे बच्चे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है इंडिया के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे. Early initiatives 1970-1908 Gandhiji first important success were local campaigns in which he combined the moral processions with organized action. कहा जाता है वो गांधी जी ने जो है वो फर्स्ट जो मूवमेंट इन्होंने चलाई, और उससे जो है गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को जो है वो उनका दिल जीत लिया, और जो इसका फर्स्ट एक्शन रहा और मॉरल प्रोसेशन यानी कि मॉरल वैल्यूज के ऊपर गांधी जी ने काफी जोर दिया, वो काफी हेल्पफुल रहता है. और उनमें से क्या है? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो अभी हमने डिस्कस किया, जो बिहार के अंदर है. सिक्योर द रिलीफ फ्रॉम इंडिगो कल्टीवेशन फोर्स इनटू अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय प्लांटर्स. अब इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया था कि आपने इंडिगो कल्टीवेशन करनी है, और ये लोग जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं बिहार के अंदर. तो इस चंपारण मूवमेंट की वजह से, चंपारण सत्याग्रह की वजह से ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है. 1918 के अंदर ही इंटरवीन इन अहमदाबाद एंड
मिल वर्कर्स डिस्प्यूट एंड लेटर सपोर्टेड द पीजेंट्स इन खेड़ा, यानी कि उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो अभी हमने पीछे पढ़ा, हु डिमांडेड टैक्स रिलीफ आफ्टर क्रॉप फेलियर, यानी इन लोगों की क्रॉप फेल हो गई थी और वो रिलीफ ढूंढ रहे थे, और वो भी जो है गांधी जी सक्सेसफुल होते हैं इनको रिलीफ दिलाने के लिए ब्रिटिशर से। सच कैंपेन बिल्ड गांधीज क्रेडिबिलिटी अमंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, और इस तरह से गांधी जी को जो है वो लोग काफी ज्यादा इसकी बातों पे भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो इंसान पहले आते आते ही जो है जिसने अच्छे काम स्टार्ट कर लिए, जिसने 3 मूवमेंट्स, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, और तीनों मूवमेंट जब चलाए तो गांधी जी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और इससे जो है सारे के सारे वर्कर, सारे के सारे पीजेंट्स और इसके अलावा जो मिडिल क्लास के लोग थे सबको जो है गांधी जी पे जो है काफी ज्यादा ट्रस्ट आ गया। ठीक है, रावलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, मेरे बच्चे आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा होगा, रावलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। The Rowlatt Act 1919 allowed the colonial government to detain people without trial and provoked widespread protest. Gandhi's called the countrywide demonstration and हड़ताल बंस। अब मेरे बच्चे देखो, मैं आपको बोलता हूँ ये रावलेट एक्ट था क्या। रावलेट एक्ट 1919 के अंदर आता है, जिसमें लिखा जाता है नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। 3 वर्ड, नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने ये बोला था कि भाई जो ब्रिटिशर ने ये एक्ट पास कर दिया कि भाई जिस बंदे के ऊपर ब्रिटिशर को शक होगा कि ये बंदा हमारे अगेंस्ट कोई चीज करने जा रहा है, अगर किसी भी बंदे को, मतलब ब्रिटिशर को शक होता है किसी भी बंदे पे, कि सपोज जैसे मेरे ऊपर शक होता है, तो वो क्या करते थे, वो सीधे जो है मुझे जेल में ले लेते और 2 साल तक मुझे जो है वहां जेल से बाहर नहीं छोड़ते। और यही जो है रावलेट एक्ट है, इसमें यही कुछ लिखा था। और मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं कोई दलील, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी वकील को नहीं बना सकता हूँ, किसी लॉयर को जो है नहीं कोर्ट में खड़ा कर सकता हूँ। नो दलील, नो वकील एंड नो अपील, और मेरे खिलाफ कोई अपील जो है वो नहीं जो है वो कोर्ट में लेके जा सकता है। और यही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, जिसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाते हैं। अब जब प्रोटेस्ट होते हैं मेरे बच्चे, तो ये 10th, आई थिंक 10th ऑफ अप्रैल की बात है, 10th ऑफ मई 1919 की। और उसके बाद जो है ये 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, उस दिन बैसाखी का दिन है। बहुत सारे लोग जो है वो बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे अमृतसर, मतलब वहां जो अमृतसर में थे वहां पे जलियांवाला बाग था, वो बहुत बड़ा एक समझिए किस्म का ग्राउंड था, और जिसकी साइड से प्रोटेक्शन वाल भी लगी थी, और उसके लिए बिल्कुल एंट्री गेट और एग्जिट गेट होता था। और वहां पे जब लोग जो है वो चले जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया था। यानी कि मार्शल लॉ क्या है, सारी की सारी चीजें जो है ब्रिटिशर के कंट्रोल में थी, आर्मी के कंट्रोल में थी, और लोगों को पता नहीं था। हाँ, ऐसा भी लिखा है बुक्स में कि कुछ लोगों को जो है ये क्या बोलते हैं, कुछ लोग जानबूझ के चले गए थे कि रावलेट एक्ट को जो है उसको डिनाई करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं था, और वो लोग जो है वो क्यों चले गए थे, वो बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे। और जब वो वहां पे जाते हैं तो होता क्या है कि जनरल डायर जो उस टाइम आर्मी का जो है चीफ था, वो एक कमांड देता है कि एग्जिट गेट को क्लोज करो और सब लोगों को जो है वो मार दो। और जब वहां पे फायरिंग चलती है, बुक्स में लिखा है 379 पीपल जो है वो मारे जाते हैं, और इसके अलावा थाउजेंड्स के अंदर लोग जो है वो जख्मी होते हैं। तो उससे होता क्या है, लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और यही जो इंसिडेंट होता है इसी का नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, रावलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर आपको समझ आया। देखो ये इमेज है, कितने सारे लोग जो है यहाँ पे मर गए, कुछ जो है वो जख्मी है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 एंड 22। Gandhi ji launched non-cooperation movement to boycott the British institution and develop self-reliance. People were argued to withdraw from the government schools and court, to refuse buy foreign goods and to wear Indian cloth. अब लोगों को गांधी जी ने बोला, आप ऐसा काम करो, आप सबके सब जितने भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको जो है छोड़ दो, और आप उनकी चीजों को भी छोड़ दो। और इस तरह से फॉरेन गुड्स का भी बाइकाट किया गया, और बहुत सारे लोगों ने अपना टाइटल जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड का टाइटल था वो भी इसने छोड़ दिया था। ठीक है, और कहा कि आप अपने इंडियन क्लॉथ जो है वो पहनोगे। द मूवमेंट मोबिलाइज स्टूडेंट्स, लॉयर, वर्कर्स एंड पीजेंट्स। कहा जाता है इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन रखी, लॉयर्स ने भी, वर्कर्स ने भी और पीजेंट्स ने भी। Official record note a sharp rise in the labor unrest in 1921 with many
strikes and a large number of work day lost। और कहा जाता है कि सब वर्कर्स ने काफी हड़ताल की, स्ट्राइक की, और बहुत सारे लोग जो है उन्हें ब्रिटिशर्स के ऑफिस छोड़ दिए और काम करना बंद कर दिए, बहुत सारे दिन इनके जाया हो जाते हैं। गांधी डिस्क्राइब नॉन कॉपरेशन एज अ मॉरल डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग डिनायल एंड रिनाउंसिएशन। he believed that properly followed it could produce स्वराज, सेल्फ रूल इन शॉर्ट टाइम। गांधी जी ने बोला अगर यही बात चलती रहेगी, कौन सी, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो हमारे पास स्वराज जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा फ्लो चार्ट आप देखोगे। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बाइकाट हो जाते हैं ब्रिटिश के सारे इंस्टीट्यूशंस, और इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी रखते हैं, लॉयर्स भी रखते हैं, देन मेरे बच्चे वर्कर्स भी जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और ये क्या बोलते हैं कि सारे के सारे लोग एक डिसिप्लिन वे से जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। और ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, और ये अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, हम जो है वो इंडिया के अंदर राज करने जा रहे हैं, और इससे ये इनका मेन मोटिव था टू अचीवमेंट ऑफ स्वराज, कि स्वराज हमारे पास जो है वो आ जाए। स्वराज का मीनिंग होता है सेल्फ रूल, यानी कि इनका रूल, इंडियंस का रूल, खुद इंडिया में जो है लोग रूल करेंगे। नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, अब यहां से पॉपुलर मूवमेंट होती है। गांधी जी अलाइड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट, अ कैंपेन्स बाय द मुस्लिम by Indian Muslim to support the Ottoman Khalifa after the World War First, to build the Hindu-Muslim unity and enlarge the social base of the struggle। बेटा कहा जाता है कि गांधी जी ने क्या काम किया, गांधी जी को पता था फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1980 तक, बात चल रही है 1921 की, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो मुसलमानों का एक लीडर होता था जिसको बोला जाता था खलीफा, और वो खलीफा जो है ओटोमन एम्पायर के अंदर होता था, और उसकी पावर को जो है वो ब्रिटिशर्स ने कम किया था। जब उसकी पावर को कम किया गया तो इससे लोगों को काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा हो गया, और जब लोगों को गुस्सा आया तो उससे हुआ क्या कि गांधी जी को पता था अब मुसलमान खिलाफ है ब्रिटिशर्स के, और वही ब्रिटिशर्स यहाँ भी रूल इंडिया में करें। गांधी जी ने जो है उस खिलाफत मूवमेंट को जो है, उस खिलाफत इशू को इंडिया में भी लाया, और जो हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले से ही चल रही थी उसको जो है इसके साथ जोड़ दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेडली जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएंगे। दिस अलायंस ड्रीव वाइड पार्टिसिपेशन एंड मेड द स्ट्रगल अपीयरेंस एज यूनाइटेड नेशनल डिमांड्स rather than exclusive elite campaigns। अब यहां से जो है ऐसा लगने लगा कि अब ब्रिटिशर्स को कि भाई ये लोग जो है सारे के सारे जो डिमांड कर रहे हैं किसकी, स्वराज की। ठीक है, द कंबाइंड एफर्ट शॉक द कॉन्फिडेंस ऑफ द colonial rule। The British found it hard to govern when many social groups joined a single movement of non cooperation। कहा जाता है कि जब बहुत सारे लोगों ने किसके अंदर हेल्प की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हेल्प की। नेक्स्ट है चोरा चोरी इंसिडेंट। क्या है? चोरा चोरी इंसिडेंट। अब बच्चे होता क्या है, लोगों को काफी गुस्सा था इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। इंडिया के ही कुछ लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स को जो है उनके एक पुलिस चौकी को जला देते हैं, और जिसमें बोला जाता है ऑलमोस्ट 22 पुलिसमैन जो है उनको जिंदा लोगों को जो है आग, मतलब उनको आग लगा देते हैं, और ये इससे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। देखिए मेरे बच्चे, और उसके बाद गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्लोज करवा देते हैं। इन फरवरी 1922 वायलेंस, चोरा चोरी यूनाइटेड, जो हमारे पास आज के टाइम में ये उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश है, उसको पहले बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, और यहाँ पे ये चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। चोरा चोरी इंसिडेंट सिंपल में है क्या, ये समझिए बच्चे एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके अंदर जो है इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स के जो पुलिस थी उनको जो 22 लोगों को जला दिया था। कहां पे? यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। वेयर अ पुलिस स्टेशन वाज अटैक्ड एंड टॉर्च लेट गांधी टू सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहा जो पुलिस स्टेशन था उसको जो है इंडिया के लोगों ने जो है टॉर्चर किया, और यहाँ पे जो जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद जो है गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। गांधी इंसिस्टेड दैट मूवमेंट must be strictly non-violent. When violence occurs, he chooses to call it off, preserve moral discipline। अब रीजन क्या है? गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का मेथड था सत्याग्रह, और सत्याग्रह क्या कहते हैं? सत्याग्रह बिलीव करता है नॉन वायलेंस के ऊपर, नॉन वायलेंस, और जब तक जो है नॉन वायलेंस यानी कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे लोगों को जला दिया। इसका मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ बात चली गई, इसलिए जो है मुझे अपने मॉरल्स वैल्यूज भी जो है कंट्रोल में रखने हैं, और इंडिया के लोगों को आजादी भी दिलानी है। इसलिए गांधी जी ने ये बेटर समझा कि यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो हम रोक लेते हैं।
ठीक, गांधी जी रोकेंगे नहीं, बट इसको जो है मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो बंद कर देंगे। गांधी जी वाज अरेस्टेड सब्सिक्वेंटली एंड सेंटेंस्ड टू 6 ईयर इन प्रिजन। ही वाज रिलीज्ड इन 1924। कहा जाता है गांधी जी को 6 साल के लिए जेल जो है वो भेज देते हैं और उसके बाद लेकर कुछ ही टाइम में गांधी जी को वहां से फिर से रिलीज कर लेते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट saw students leave schools and lawyers give up courts as part of the broad withdrawal of the consent from the colonial institution। और कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये भी एक साइन तो था ना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कूल को छोड़ा था, जितने भी लॉयर्स हैं उन्हें कोर्ट को छोड़ा था, जितने भी बच्चे जो कॉलेज के बच्चे थे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, उन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था। ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। चैलेंजेस एंड कंक्लूजन, अब यहां तक जो पढ़ा इसके बारे में क्या चैलेंजेस थे इनके सामने और क्या फाइनली रिजल्ट क्या सामने आता है। द सस्पेंशन रिड्यूस द मूवमेंट गाइड बाय द मास मोबिलाइजेशन, बट गांधीज पॉलिटिक्स had already transformed Indian politics by giving the political voice to peasants, workers, artisans। अब गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि भाई यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आर्टिजन्स हैं, सारे के सारे लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने चाहिए। ठीक है, और ये महम मॉड्यूल गांधी जी का था। आफ्टर हिज रिलीज गांधी कंसंट्रेटेड ऑन सोशल रिफॉर्म, प्रोमोटिंग खादी एंड द यूज ऑफ द चरखा एंड कंपेनिंग अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल इवल्स। गांधी जी का मेन मोटिव ये भी था कि भाई मैंने सोशल रिफॉर्म्स भी करनी है, अपनी इंडिया की सोसाइटी को भी बदल के रखना है। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पे जो है कहा, क्या कहा कि आपने खादी के कपड़े जो है वो यूज करने हैं, आपने चरखे को जो है वो यूज करना है, और गांधी जी ने वो खुद भी किया था, वो आपको पता भी होगा। और इसके अलावा गांधी जी जो है उन्हें कैंपेन चलाई कि वी आर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल इवल्स, और जितने भी बुराइयां इंडिया में उस टाइम थी उनके खिलाफ थे गांधी जी। तो मेरे बच्चे आई थिंक कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक जगह पढ़ा है कि शायद से आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री में ही, मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस एग्जैक्ट, शायद से वहीं पे पढ़ा है कि गांधी जी ने ये बोला था कि जो अनटचेबल्स हैं दे आर द सन ऑफ गॉड्स, वो सन ऑफ गॉड्स हैं, यानी कि वो लोग जिनको अनटचेबल्स को उस टाइम रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, और गांधी जी बोलते थे ये लोग खुदा के काफी करीब है, और इसलिए जो है वो गांधी जी जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। ठीक है, ये देखिए मेरे बच्चे, यहां से नेशनलिज्म मतलब लोगों के अंदर जब एमर्ज हो जाता है और फाइनली जो है सोशल जस्टिस लोगों को मिल जाता है, जहां से ये दरवाजा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अ पीपल्स लीडर, गांधी जी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिस्ट इनटू द मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग द पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिजन्स। फ्रॉम हिज BHU स्पीच, यानी कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो स्पीच गांधी जी ने दी थी 1916 में, टू कंक्लूजन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट in 1922, many had started reforming to Gandhi and their महात्मा। कहते हैं मेरे बच्चे कि 1916 के अंदर क्या होता है, जब गांधी जी जो है अपनी फर्स्ट स्पीच देते हैं, कहाँ पे, बनारस के अंदर। बहुत सारे लोग वहां पे थे, बहुत सारे पीजेंट्स थे, बहुत सारे वर्कर्स थे और बहुत सारे आर्टिजन्स थे। और इसके बाद जो है गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया 1922 के अंदर, और गांधी जी ने जो है बहुत कुछ इंडिया के अंदर जो है वो ऐसी मूवमेंट्स लाई, और स्पेशली चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों मूवमेंट्स। तो उसके बाद जब लोगों ने देखा तो गांधी जी को जो है फाइनली उन्होंने 1920 के अंदर से 1922 के बाद से जो है वो महात्मा बोलना जो है वो स्टार्ट कर दिया। गांधी सीम टू द इंडियन पीजेंट्स लाइक अ सेवियर हु वुड फ्री देम फ्रॉम हैवी टैक्सेस एंड हार्श ऑफिशियल एंड रिस्टोर देयर डिग्निटी एंड कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। गांधी जी जो है वो गरीब लोगों को इस तरह से देखते थे, बस इनके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो मैंने खत्म करना है, और जो टैक्स बर्डन खत्म करना है, और जो हार्श इनके साथ जो कुछ जुल्म हुआ है, इनकी जो पहचान थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इनकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल एक लिमिटेड में वैसे अपनी लाइफ को गुजारे थे, उन चीजों को गांधी जी जो खत्म करना चाहते थे। हिज सिंपल लाइफस्टाइल सिंबलाइज द धोती एंड चरखा रिजोनेटेड विद द कॉमन पीपल्स। कहा जाता है इसका जो सिंपल लाइफस्टाइल था वो काफी ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता था, और गांधी जी जो है आम जनता का जैसा ही जो है वो दिखते थे। गैनिंग पॉपुलरिटी अमंग द वेल्दी, अमंग द रिच, Indian businessmen and industrialists, some had openly started supporting Gandhiji while other it tactfully while hiding from the British authorities। कहा कि जब गांधी जी का लाइफस्टाइल काफी अच्छा था, गांधी जी की मूवमेंट्स अच्छी थी, तो लोग जो है वो काफी इंस्पायर हो जाते हैं, और इवन के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उस टाइम पीरियड के, गांधी जी को कुछ लोग तो ओपनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग जो है वो ब्रिटिशर से छुप के जो है वो सपोर्ट करना जो है वो गांधी जी को स्टार्ट करते हैं।
After his release from the imprisonment 1924, Gandhiji devoted his attention to the promotion of the Indian-made cloth, khadi and abolition of the untouchability। कहा जब गांधी जी जेल से आते हैं 1924 के अंदर, तो गांधी जी इंडिया के अंदर जो है वो खादी कपड़े पहनते हैं, और खादी कपड़े जब वो पहनते हैं और वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई इस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर लो। इट मींस कि गांधी जी जो है वो दो काम कर रहे थे, एक तो वो फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे लगे थे, और दूसरा इंडिया की जो सोसाइटी है उसको जो है वो क्या करना चाहते थे, उसको डेवलप करना चाहते थे, और इसमें जो अनटचेबिलिटी वाला प्रोसेस चल रहा था उसको जो है गांधी जी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। गेटिंग rid ऑफ सोशल इवल्स, गांधी बिलीव दैट टू एंजॉय फ्रीडम्स इंडियन नीडेड टू एलिमिनेट सोशल इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने और भी बहुत सारे इश्यू रखे अपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। उन्होंने कहा कि भाई इंडियंस को जरूरत है कि वो कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात करें, चाइल्ड मैरिज को खत्म करें, अनटचेबिलिटी को खत्म करें, सो दैट कि हमारी सोसाइटी भी जो है बेटर हो जाए। द नेशनलिज्म गांधी जी promoted is often called Gandhi's nationalism because it combined the political mobilization with moral and the social reform। कहा जाता है गांधी जी ने जो इंडिया के अंदर किया ना, यानी कि जो नेशनलिज्म लाया लोगों के अंदर, जो लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस नेशनलिज्म का नाम जो है वो दिया गया है गांधीयन नेशनलिज्म। वाई? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी ने जो है वो बिल्कुल लोगों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल कूट कूट के भर दी। गांधी जी ने जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई, और जिसकी वजह से इस नेशनलिज्म का नाम ही जो है वो गांधीयन नेशनलिज्म दिया गया। Key insights: Gandhi ji broadened the social base of Indian nationalism by bringing in marginalized groups and by inciting unethical conduct in politics। अब गांधी जी ने ये भी सोचा कि भाई हम तो खाली और खाली, इससे पहले इंडिया के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर लोग थे वही ज्यादा जो है वो नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा बोला कि भाई कोई एलीट क्लास नहीं है, सारे के सारे लोग इक्वल हैं। और ये जो गांधी जी की बातें थे यही काफी ज्यादा इंस्पिरेशन बाकी लोगों के लिए रहती हैं। ठीक, द साल्ट सत्याग्रह केस स्टडी। अब थोड़ा सा हम साल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। देखो गांधी जी ने जो है एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन के लिए, और उसमें 11 डिमांड्स रखी थी गांधी जी ने, और उन 11 डिमांड्स के अंदर क्या लिखा था, 11 डिमांड्स में ये बताया गया था कि बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन उनमें से एक डिमांड ये भी थी कि भाई गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला था आपने जो है वो साल्ट टैक्स खत्म करना है इंडिया के ऊपर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड इरविन ने उस बात को नहीं माना। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई गांधी जी चूज साल्ट, कि गांधी जी ने साल्ट को ही क्यों चुना मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। तो इसके पीछे रीजन सिंपल ये है कि गांधी जी ने ये देखा साल्ट एक ऐसी चीज है जिसको अब रिच भी यूज करते हैं, जिसको पुअर भी यूज करते हैं, जिसको अनटचेबल्स भी यूज करते हैं, जिसको टचेबल्स भी यूज करते हैं। मींस ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो किसको यूज करती है, साल्ट को। सो ड्यू टू दैट रीजन गांधी जी जो है वो किसको चुनते हैं, साल्ट को चुनते हैं। अब इसी के पीछे हम जो है वो स्टडी करेंगे कि गांधी जी ने किस तरह से साल्ट के लॉ को ब्रोक किया और वो किस तरह से जो अपने फॉलोअर्स को लेके चलते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, गांधी जी हैड फोकस्ड स्लोली ऑन द सोशल रिफॉर्म्स वर्क 1928। हाउएवर ही स्टार्टेड द कंसीडरिंग रीजॉइनिंग पॉलिटिक्स। कहा जाता है जब गांधी जी प्रिजन से आते हैं तो उसके बाद गांधी जी जो वो क्या करते हैं, बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में लाते हैं, स्पेशली 1928 के अंदर। इसके अलावा कहा जाता है ही स्टार्टेड कंसीडरिंग रीजॉइनिंग पॉलिटिक्स। कहा गांधी जी जो है वो क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि वो फिर से पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो रिजाइन करना चाहते थे। ठीक, एनुअल सेशंस ऑफ द कांग्रेस 1929 के अंदर जो होता है, जिसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ द कम्युनिटीज टू पूर्ण स्वराज। और इस क्या बोलते हैं, ये जो सेशन होता है 1929 का, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड होते हैं, और जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बोलते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मीनिंग होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज मेड, यानी कि इंडिपेंडेंस हमें मिलनी चाहिए खुली तौर पे। January 26, 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड with the national flag raised at various locations and patriotic songs sang। अब कहा जाता है मेरे बच्चे, ये पॉइंट जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भाई इंडिया का, यानी कि जब ये जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में जो है इसके हेड होते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मीटिंग होती है वो पूर्ण स्वराज की डिमांड डालते हैं, और जब वो डिमांड डालते हैं तो बहुत सारी जगह इंडिया के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी 1930 के अंदर, और बहुत जगह जो है वो नेशनल सॉन्ग गाया गया और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी किया गया। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बोलता हूँ। देखिए, अब जब हम देखेंगे आगे, हम पढ़ेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1946 के अंदर, और लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये नहीं, सॉरी 26 नवंबर 1949 में, और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब से होता है? 26 जनवरी 1950
1950 से। और 2 महीने का गैप क्यों दिया गया? वो 2 महीने का गैप इसलिए दिया गया क्योंकि ये वाला दिन जो है इनको याद था कि 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड डाली थी और इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया था। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। गांधी जी प्रोवाइड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द डे शुड बी ऑब्जर्व, यानी कि गांधी जी ने जो है ये डिटेल डिस्कशन बताई है इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। सोन आफ्टर दैट गांधी इंसिस्टेड द साल्ट सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स। उसके बाद गांधी जी ने ये देखा, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये मीटिंग जो है वो दे दी, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। फिर गांधी जी बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि भाई जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं इंडिया के अंदर जो है वो खाली और खाली ब्रिटिशर्स ही साल्ट बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, इनकी मोनोपोली को जो है वो खत्म करेंगे। मोनोपोली होता है यानी कि वो चीज जो किसी एक ही मार्केट के मतलब एक ही फार्म के अंदर होती है, यानी कि जैसे कोई एक ही बंदा उस चीज को बना सकता है, उस मोनोपोली, यानी कि जो साल्ट था उसको ब्रिटिशर ही बनाते थे, इंडियंस नहीं बना सकते थे, यही जो है मोनोपोली थी। अब किस तरह से लोग जो है वो चलते हैं आगे की ओर कि भाई इस साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधीज मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी अट्रैक्ट वाइड सेपरेट अटेंशन। मेरे बच्चे कहा जाता है गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यानी कि कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात तक चले जाते हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स, यहाँ पे शायद से लिखा नहीं है लेकिन 78 फॉलोअर्स आप याद रखोगे, 78 फॉलोअर्स इनके साथ में थे। द पुलिस रिपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मीडिया कवरेज डॉक्यूमेंट द ग्रोइंग सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। कहा जाता है कि जो पुलिस थी वो क्या मतलब पुलिस और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको रोक रहे थे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ द Gandhi being unwell but still gathering strength to march further as well as documentation of his powerful speech along the way। कहा जाता है गांधी जी की सेहत तो ठीक नहीं थी लेकिन गांधी जी जो है तब भी जो है आगे चलते हैं। क्यों? बिकॉज वो सोचते हैं कि जो मेरी पावरफुल स्पीच काम करेगी और लोग इससे काफी मोटिवेट रहेंगे और इसलिए गांधी जी जो है सब लोगों को आगे लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द साल्ट दांडी मार्च, गांधी and his follower walked 240 miles during the Dandi march, gathering sports and attention local along the way। कहा जाता है कि गांधी जी जो है 24 माइल्स चलते हैं और लोग भी इसके साथ चलते हैं और कहा जाता है मेरे बच्चे कि लोग जो है काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और लोग गांधी जी के साथ चलते हैं। कहाँ की ओर? दांडी मार्च की ओर। यहाँ पे लिखा है व्हाई वाज द साल्ट मार्च इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, फिर दिस तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जो है मुझे दीजिए आप इजाजत। खुदा हाफिज।